हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधीएस। तो आज हम तीन इश्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। पहला जो अपना इशू है वो है पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड हम करेंगे जो 10 लाख का बॉन्ड बढ़ने का इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड है वो है डेट्स क्लैश हो रही है डिफरेंट एग्जाम्स की, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपना पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीन पेपर होते हैं, हमें पता ही है। तो प्रीलिम्स का इसके अंदर कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आपका 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, तीन सेक्शंस रहेंगे। आपका जो इंग्लिश सेक्शन रहता है वो है, ऑब्जेक्टिव ही है, 30 मार्क्स रहेंगे, 20 मिनट्स रहेगी। फिर रीजनिंग है और कॉन्ट है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 35 मार्क्स रहेंगे इसमें भी और 20 मिनट्स रहेगी। तो इसमें पहले की तरह ही सेपरेट टाइमिंग है, मतलब आपको हर एक सेक्शन को करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इंग्लिश है वो 15 मिनट्स में आपने पूरा कर दिया और अब बची हुई 5 मिनट्स में आपने क्वांट को करने के लिए लगा दी। ऐसा नहीं कर सकते, आपको 20 मिनट्स में ही इंग्लिश करना है, 20 में ही रीजनिंग करना है और 20 में ही क्वांट करना है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 100 और जो टाइमिंग है वो आपका रहेगा 60 मिनट्स। अब चलते हैं मेंस के ऊपर अपना। अब इसमें प्रीलिम्स में भी आपके कितने टोटल सिलेक्शन, जो मेंस के लिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है अपनी, वो है 70 और 15 टाइम्स। तो ऑलमोस्ट प्रीलिम्स से मेंस में 1050 कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा आगे, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब मेंस के ऊपर आ जाते हैं। मेंस का ही आपका जो सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, सिलेबस नहीं, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपका जो सिलेबस है वो वही है, पहले जैसे ही है। रीजनिंग रहेगा, आपके इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, कॉन्ट रहेगा और आपका लीगल सब्जेक्ट रहेगा या फिर लॉ कह सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओके। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है, 40 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। और जो इसमें चेंजेस है वो इस तरीके से है कि पहले आपको इसमें सेपरेट टाइमिंग नहीं दी जाती थी, आपको कलेक्टिवली 120 मिनट्स दी जाती थी। बट अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब इन्होंने इसको सेपरेट टाइमिंग कर दिया और टोटल जो टाइमिंग है वो 150 मिनट्स कर दी है, या फिर 2.5 आवर्स आप कह सकते हैं। तो अब आपको रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेगी, इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स मिलेगी, जनरल अवेयरनेस के लिए 25, क्वांट के लिए 30 और जो लीगल है उसके लिए 35 मिनट्स मिलेगी। तो ये इसमें चेंजेस है। एक मेजर चेंज है कि आपका टाइमिंग भी इंक्रीज हुआ है और आपका सेपरेट टाइमिंग भी कर दिया है। अब ये अच्छा है या बुरा है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सही से तो मुझे लगता है ये अच्छी ही बात है कि आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई है। और जो सेकंड चीज है वो है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो क्या रहेगा कि पहले आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया मेंस का, उसके तुरंत बाद आपके एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आ जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स और ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का रहता है। आपको ये हाथ से नहीं लिखना है, ये कंप्यूटर के ऊपर ही आपको टाइप करना है, ओके। और 30 मिनट्स का ही रहेगा और 30 मार्क्स का है ये टोटल। तो आपको आधे घंटे में, हाफ एन आवर में ये दोनों करना है, लेटर और ऐसे। अब इसमें सिस्टम कैसे रहता है कि समझिए कि ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है। क्वालिफाइंग कैसे है, जैसे आपने प्रीलिम्स, आप में इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, समझिए इसको, है ना। प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए इसमें से कुछ लोग, जैसे इतने लोगों ने क्वालिफाई किया। अब इनमें से जिन्होंने मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया इन्होंने, अब इसमें से कुछ बच्चों ने क्वालिफाई किया और कम हो गए। अब इनको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है। एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका तुरंत बाद होगा, बट जब इवेल्युएशन होगा तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है मीन्स का, उसमें पहले कट ऑफ से क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जिन्होंने कट ऑफ से क्वालिफाई किया है उनका ही जो ऐसे राइटिंग है और लेटर राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो चेक किया जाएगा। तो इनका जिनका चेक हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 15 मार्क्स चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपको 15 मार्क्स चाहिए। तो जो ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करेंगे तो उनको इंटरव्यू में भेजा जाएगा। तो ये इस तरीके से है। मेंस का आपका ऑब्जेक्टिव आपको करना है, कॉम्पिटिटिव है, आपको compete करके आपको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा और फिर जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 मार्क्स है, उनको इंटरव्यू में भेजा जाएगा।
और जो आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो आपका इंटरव्यू प्लस आपका जो मेंस है, मेंस में कौन सा ऑब्जेक्टिव, मेंस में ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स ऐड करके आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा 75:25 के रेशियो में। ठीक है, उससे आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा। तो ये हो गया जो पेपर पैटर्न है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कशन करेंगे जो बॉन्ड पीरियड है उसका इश्यू आ रहा है कि 10 lakhs का बॉन्ड है वगैरह, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम सीधा नोटिफिकेशन से ही देख लेते हैं। ये देखिए गारंटी बॉन्ड लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। Before joining as probationer, the selected candidates will be required to give an undertaking to serve the company for a minimum period of 4 years, including probation period। तो इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया और आपने यहाँ इस डेट को ज्वाइन किया, तो इस डेट से आपको 4 इयर्स तक आपको ज्वाइन सर्व करना है कंपनी को, आपको जॉब पर रहना है, काम करना है, रोज ऑफिस जाना है, घर आना है। ठीक है, और आप इस पीरियड के बीच में रिजाइन नहीं कर सकते। इसमें आपका 1 ईयर का ये प्रोबेशन पीरियड भी इंक्लूड हो गया। ये प्रोबेशन पीरियड है और ये 3 इयर्स है, तो ये टोटल 4 ईयर का आपको गारंटी बॉन्ड बनना पड़ेगा। ओके, अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ देयर रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड, यहाँ बॉन्ड पीरियड पूरा हो रहा है, यहाँ ज्वाइन किया आपने, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them during the year of probation which could be proportionately reduced। ठीक है, अब चलो इसको ऊपर बाद में आते हैं। इनका इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आपको जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो सैलरी मिल रही है 1 ईयर के अंदर, ये 1 ईयर है, तो जो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो आपको एज अ बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा अगर आपने 4 इयर्स से पहले रिजाइन किया। ठीक है, अब इसमें लोगों को लग रहा है कि आपकी जो सैलरी है अगर आप वो 1 ईयर की कैलकुलेट करें तो वो अप्रोक्स 10 लाख रुपीज आ रही है। ठीक है, तो इसमें ये हो रहा है कि सबको लग रहा है कि आपको 10 लाख भरने पड़ेंगे एज अ बॉन्ड, तो वो एक कंफ्यूजन है थोड़ा। वो कंफ्यूजन क्या है और आपको ये 10 लाख नहीं भरने पड़ेंगे, आपको कम भरना है, वो कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, which could be proportionately reduced depending on the length of services rendered। तो उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि समझिए ये 4 इयर्स है, ठीक है, ये 4 इयर्स है, ये आपने ज्वाइन किया, यहाँ आपने आपके 4 इयर्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपने समझे कि 1 ईयर आपने सर्विस दी और आपने फिर रिजाइन कर दिया, तो आपने अगर 1 ईयर सर्विस दी है, 3 इयर्स बाकी है, तो जो 10 लैक्स है उसमें से आपको सिर्फ 25% है वो आपको नहीं बढ़ना, आपको 75% का बॉन्ड बढ़ना है। समझे इसका मीनिंग? इसका मतलब है आपको 10 लाख नहीं बढ़ना, आपको 7.5 लाख बढ़ने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली। और अगर आपने 2 इयर्स काम किया है तो आपका ये बॉन्ड पीरियड और रिड्यूस हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 3 इयर्स काम किया है तो आपका ये बॉन्ड पीरियड और लेस हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, ये कंफ्यूजन है कि आपको 10 लाख बढ़ना पड़ेगा, ये इसका मिस इंटरप्रिटेशन है। और इसका सही इंटरप्रिटेशन यही होगा कि आपने जितना काम किया, जितनी इयर्स काम किए हैं, वो आपका इसमें से 10 लाख में से रिड्यूस हो जाएगा। वो किस तरीके से करेंगे और इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होगी, वो कंपनी उस टाइम पर जब आपका कैलकुलेशन करेगी तब होगी, बट मोटा मोटी तौर पर रफली इसी तरीके से ये होगा। इसके अलावा आपको 25,000 और देने पड़ेंगे जो भी आपका रहेगा इसमें, या आपके ट्रेनिंग फीस रहेगी, ये यहाँ लिखा हुआ है, इन एडिशन टू एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 टूवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ये आप, मुझे लगता है कि अभी ये बॉन्ड पीरियड का आपको जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी कि आपको 10 लाख नहीं बढ़ना है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो 10 लाख का अमाउंट है ये भी मुझे लगता है कि एक्सेस है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो कंपनी का मोटो एक होता है कि आप हायर कर रहे हो और वो एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, तो वो छोड़कर जाएंगे ही, अगर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है तो वो छोड़कर जाएंगे ही। और 10 लाख एक बहुत एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, अगर आपको रखना है तो आप 2 लैक्स रख सकते हैं, इवन 3 लैक्स भी रख लो, 4 लैक्स रख लो, लेकिन 10 लैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना बहुत हायर पोस्ट होती है उसके अंदर भी नहीं होता है, जुडिशरी में भी नहीं होता है, तो ये मुझे लगता है एक्सेस अमाउंट है, इतना नहीं होना चाहिए था। खैर,
अभी जो डेट्स क्लैश हो रही है उसके ऊपर आ जाते हैं हम। तो एक चीज इसमें यह है कि आपका जो प्रीलिम एग्जाम है 9 सितंबर को हो रहा है। अब 9 सितंबर को दो एग्जाम्स और हो रहे हैं, जेएमएफसी महाराष्ट्र जुडिशरी का जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स उसका हो रहा है 9 सितंबर को। और सिर्फ इतना नहीं, सेबी ग्रेड ए का मेंस है वो भी 9 सितंबर को हो रहा है। और ये जो अपना NIACL है इसका प्रीलिम भी 9 सितंबर को हो रहा है। तो ये एक तरीके से 3 दिन में एक ही डेट को 3 एग्जाम्स की एक ही डेट को वो है, एग्जाम है 3 डिफरेंट एग्जाम्स की। तो ये एक तरीके से गलत चीज है। मुझे लगता है कि ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन हमें पता है कि जनरली टेंटेटिव डेट को ही एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और वो रेयरली चेंज होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चेंज करना चाहिए इन्हें, और शायद हो सकता है कि NISL का ऐसे थोड़ा आगे हो जाए 7 डेज वगैरह। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत एग्जाम्स है, पूरे साल एग्जाम्स पे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के पास और इनको वीक नहीं मिल रहा है, कोई डे नहीं मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सेम डेट को कर रहे हैं ये गलत है, और हो सकता है ये आगे इसको पोस्टपोन कर दे 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए। और जरूरी नहीं है कि करे, बट करना चाहिए। और ईमेल लिखना चाहिए, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को हम सबको मिलकर ईमेल लिखना चाहिए तो हो जाएगा शायद। और ऐसे भी देखा जाए तो टाइमिंग है वो भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 1 वीक मिल रहा है या फिर 2 वीक्स मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। तो 7 डेज आगे करने में कोई इशू नहीं है, होना चाहिए। ठीक है। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो क्वालिटेटिव लगी है, अगर आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो। और भी जो एग्जाम्स हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है इतने कम टाइम में, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आप ठीक है जुड़िए, जुड़े रहिए, बने रहिए साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।